हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनीष केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है प्रथम संक्रमण सीरीज, जिसे हम 3D सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम संक्रमण सीरीज के तत्वों के बारे में और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये भी आज हमको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्रथम संक्रमण सीरीज, जिसे हम 3D सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो मैं वहाँ पे इसको अच्छे से समझाया था कि इसको 3D सीरीज या प्रथम संक्रमण सीरीज के तत्व क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो आपको पता था दोस्तों कि वहाँ पे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स था उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन के डी सबसेल में प्रवेश करने के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया था। एक था प्रथम, एक था द्वितीय और एक था तृतीय और एक क्या था चतुर्थ। या हम कह सकते हैं एक सीरीज था 3D सीरीज, एक था 4D सीरीज, एक था 5D सीरीज और एक क्या था 6D सीरीज। तो आपको ये बताया गया था कि अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का अंतिम इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 3D सबसेल में प्रवेश करता है तो उसको क्या बोला जाएगा, 3D सीरीज के एलिमेंट्स कहा जाता है, या इसी क्या बोला जाता है, प्रथम संक्रमण सीरीज के तत्व। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, इस श्रेणी के संक्रमण धातुओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा, 3D उपकोष में प्रवेश करता है तथा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3D 1 से लेके 10 और 4s 1 से लेके 2। मतलब 3D में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 4s में 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस श्रेणी में कहाँ से कहाँ तक के तत्व आते हैं दोस्तों, स्कैंडियम से लेके जिंक तक के तत्व आते हैं और कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है, 10। इसे प्रथम संक्रमण सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है दोस्तों, ध्यान से देखना आप लोग। स्कैंडियम लिखा हुआ है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर लिखा है 21। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2। तो यहाँ पे आपको 21 इलेक्ट्रॉन भरने थे। आप देखिए यहाँ पे 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19 और 2 21। अब ये क्या है दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप देख पा रहे हैं कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रवेश किया है, 3D में प्रवेश किया। तो आपको बताया गया कि अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में प्रवेश करेगा तो कौन से सीरीज का एलिमेंट्स कहलाएगा, 3D श्रेणी का एलिमेंट्स कहलाएगा, जिसे हम प्रथम संक्रमण सीरीज या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे इसका शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। तो मैं आपको बताया था कि अगर किसी भी एलिमेंट्स का अगर आपको शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो आप किसका उपयोग करते हैं, इनर्ट गैस का उपयोग करते हैं। इनर्ट गैस आपको पता होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और एक क्या होता है दोस्तों, रेडॉन होता है। तो इनका उपयोग करके आप किसी भी एलिमेंट्स का शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जिनॉन का 54, रेडॉन का कितना होता है, 86 होता है। तो यहाँ पे रेड कलर से यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, उसको ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ से लेके जब यहाँ तक आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो कितना है, 2 4 10 12 और 6 18। मतलब यहाँ तक किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये है किसका, आर्गन का। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आर्गन लिख सकते हैं। और बचा क्या, 3d1 4s2। तो आपने लास्ट में क्या लिख दिया, आपने लास्ट में लिखा आर्गन के बाद 3d1 4s2। तो 18 और 1 19 और 2 21। तो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा किसका, स्कैंडियम का। आगे चलिए बात करते हैं कि हम प्रथम संक्रमण सीरीज के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता भी है पेपर में, तो आपसे क्या पूछा जाता है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम लिखकर उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए। तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते आना चाहिए। क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखना आप लोग। स्कैंडियम का मैंने आपको पूरा लिख के दिखाया है, बाकी का आप कैसे लिखेंगे आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 10 तत्व कौन कौन से हो सकते हैं इसके प्रथम संक्रमण सीरीज के। सबसे पहले हम तत्वों को याद करते हैं। सबसे पहला तत्व स्कैंडियम, उसके बाद होता है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो आपको इनका नाम और इनका सिंबल अच्छे से याद करना है। साथ में ही आपको इनका परमाणु क्रमांक याद रखना होगा। परमाणु क्रमांक याद रखना उतना मुश्किल काम नहीं है, बस आपको स्कैंडियम का याद रखना है और आपको इसका सीरीज पता रहे तो बाकी का आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है तो स्कैंडियम का कितना है, 21 है। तो आपको पता है स्कैंडियम के नीचे टाइटेनियम, मतलब स्कैंडियम का अगर 21 है तो टाइटेनियम का कितना होगा, 22 है। तो आपको दोस्तों नंबर याद रखना है कि किसके बाद कौन आएगा और उसी के हिसाब से आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्स आ रहे हैं, 21 से लेके कहाँ तक आ रहे हैं, 30 तक आ रहे हैं। तो इतना आपको याद रखना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे
तत्वों के नाम लिखें, इसके परमाणु क्रमांक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, जब आप स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने आर्गन लिखा, मतलब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, आपको भरने 21, तो आपने 18 यहाँ भर दिए तो 3 और बचे, तो जितने भी ये जो यहाँ पे 4s है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20। अब एक जो बचा वो कहाँ चला जाएगा 3D में, तो 20 और 1 21। तो बाकी का कैसे याद रखना है वो आप लोग ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्रोमियम है और जो कॉपर है उसको मैंने अलग कलर से यहाँ पे दर्शाया है, इसको तो अलग कलर से शो किया है, मतलब कुछ ना कुछ तो है इसमें। तो आपको ध्यान रखना है क्रोमियम और कॉपर क्या है, दोनों एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। होगा क्या, ध्यान से देखना, आपको ध्यान रखना है कोई भी एलिमेंट्स है, उन सभी एलिमेंट्स के 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, किसको छोड़ देते हैं अपन, क्रोमियम और कॉपर को, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। बस आपको याद रखना है क्रोमियम और कॉपर के केस में 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस इतना याद कर लेना। क्या याद रखना है, चाहे 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट्स हो, क्रोमियम और कॉपर को छोड़कर उसके 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3D कैसे भरेंगे दोस्तों, 3D भरना बहुत आसान है, ध्यान से देखना। टाइटेनियम है, टाइटेनियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 22, आपने 18 कहाँ भर दिया, आर्गन में, तो 18 ये हो गए, 18 और 2 20, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 3D में, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसी प्रकार से वेनेडियम का कैसे भरेंगे, यहाँ 23 इलेक्ट्रॉन है, अब 23 इलेक्ट्रॉन में से आपने 18 यहाँ भरा, बचे कितने 5 इलेक्ट्रॉन, तो 18 ये हो गए और 2 20, 3 इलेक्ट्रॉन और भरने, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 3D में, तो 18 2 20 और 3 23 इलेक्ट्रॉन भरने थे। क्रोमियम का केस याद रखना दोस्तों, कैसे याद रखना है, मैंने आपको बोला इसके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो आपने 18 यहाँ भर दिया, 18 और 1 19, बचे कितने 5, तो यहाँ पे 5, तो 18 और 1 19 और 5 24। आगे दोस्तों समझ में। मैग्नीज में 18 20, बचे कितने 5, तो यहाँ पे 3D 5। उसी प्रकार से आयरन में 18 यहाँ हो गए और 2 20 और बचे कितने 6, तो यहाँ हो जाएगा 3D 6। 26 हो गए टोटल, यहाँ बचे 28, यहाँ भरने थे 27, यहाँ कितने हो गए 18 और 2 20, बचे कितने 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 3D 7। यहाँ पे निकल है, निकल के पास 28 इलेक्ट्रॉन है, 18 आपने यहाँ भरा, 18 और 2 20, बचे 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 3D 8। उसी प्रकार से कॉपर में थोड़ा सा आपको याद रखना है, कॉपर के 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, भरने थे आपको 29 इलेक्ट्रॉन, 18 आपने आर्गन को दे दिया, 18 और 1 19, 19 के बाद आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे दोस्तों 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे 3D में आ जाते हैं। उसी प्रकार से जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 30, तो 30 में से आपने 2 यहाँ 18 आर्गन में भरा, 2 यहाँ पे, 18 और 2 20 और 10 हो जाएंगे यहाँ पे 3D में, तो कितने हो जाएंगे टोटल 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपको केवल क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इन 10 एलिमेंट्स में आपको याद रखना है क्रोमियम और कॉपर का केस याद रखना है कि क्रोमियम में 4s1 आएगा और कॉपर में भी 4s क्या आएगा 1 आएगा। बाकी के सभी 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्रोमियम और कॉपर के थोड़ा सा कारण बता देता हूँ कि इस प्रकार के केस क्यों देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा होगा, जब आपने अफवाह का नियम पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक चीज़ आपको बताया जाता है कि कोई भी सब सेल है, मान लीजिए मैं यहाँ पे डी सब सेल की बात करता हूँ, तो डी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं दोस्तों 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर 5 ऑर्बिटल हैं तो आपको ये भी पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब डी में पूर्ण रूप से, या ये कहूँ कि डी को अगर पूरे तरीके से भरना है तो कितने इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा उसको 10 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ जाएगा, फिर 4 6 8 10। उसके बाद अगर मैं आपसे ये भी बोल दूँ कि डी को आधा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप बोलोगे 5 इलेक्ट्रॉन, इतना तो आपको पता चल गया। उसके बाद अफवाह ने एक चीज़ ये भी बताया था कि अगर कोई भी सब सेल है, अगर वो सब सेल पूर्ण रूप से भरा है या आंशिक रूप से भरा है, तो वो एलिमेंट्स क्या हो जाता है, वो एलिमेंट्स क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है, और हर एक एलिमेंट चाहता है मैं क्या हो जाऊँ स्टेबल हो जाऊँ। तो यहाँ भी क्रोमियम के केस में क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखना, होना क्या था 24 इलेक्ट्रॉन है। अब 24 इलेक्ट्रॉन में 18 यहाँ हो गए, तो 18 और यहाँ पे 2 होना था, तो 18 और 2 20 और बचे 4, तो यहाँ पे क्या होना था 4, तो 18 2 20 और 4 24 ये बनना था, लेकिन ये नहीं बनता। बनता क्या है यहाँ पे आर्गन, और उसके बाद 3D में कितने इलेक्ट्रॉन 5
और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखना दोस्तों ऐसा क्यों होता है। तो आपको पता है यहाँ पे जो डी सब सेल है ना, डी सब सेल में आपको अभी कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए इसको कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 5 हो गए तो क्या हो जाएगा, आधा भर जाएगा। और अगर आधा भर गया तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्रोमियम क्या करता है, स्टेबल होने के लिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, खींचेगा तो क्या बन जाएगा, 3d5 और 4s1। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कम स्टेबल है और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। इस कारण से क्रोमियम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है। आगे दोस्तों समझ में। उसी प्रकार यहाँ पे कॉपर का भी केस है। कॉपर में जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 29 है। आपने 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे। अब होना क्या था, यहाँ पे 2 भरना था, तो 18 और 2 20 और बचे कितने, 9। तो 20 और 9 29, यही होना था। लेकिन होता क्या है इसका, आर्गन और यहाँ पे होता है 3d10 और 4s1। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डी के पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये कैसा हो जाएगा, पूर्ण रूप से भर जाएगा, और पूर्ण रूप से भर जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्या करता है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और क्या बना लेगा, 3d10 और 4s1। इसलिए कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर प्रथम संक्रमण सीरीज से कोई क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्ट में तो वो आता है किसका, क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो इन 2 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।